प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि तब से शुरू मानी जानी चाहिए जब से कि इंडियन सॉइल पे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने या यूरोपियन कोलोनाइजर्स ने आना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि हमारी कंट्री कई सौ सालों तक के लिए यूरोपियंस के कब्जे में थी, एक तरह से उनकी कॉलोनी बन गई थी। ब्रिटिश के बारे में तो आप जानते ही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटिशर्स अकेले नहीं थे, उनके जैसे यानी कि ब्रिटेन अकेला कंट्री ऐसा नहीं था जिसने अपने लोगों को इंडिया भेजा था इंडिया को कोलोनाइज करने के लिए। कई और भी यूरोपियन कंट्रीज थी। तो ये सारी चीजें जो है ना 15th सेंचुरी के बिल्कुल लास्ट डेकेड में स्टार्ट हो गई थी। तो ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है क्योंकि यहां से बिल्कुल ही इंडियन हिस्ट्री जो है हमेशा के लिए ही बदल गई। तो आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं कि यूरोपियन कंपनीज या यूरोप से लोग इंडिया में क्यों आए थे, क्यों वो इंडिया को कोलोनाइज करना चाहते थे, तो क्यों वो भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। तो हम इसको कई पार्ट्स में कवर करेंगे। ये काफी लंबा चौड़ा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के टॉपिक्स। तो जब भी हम बस इसको फैक्ट्स, आपको ये रखना चाहिए कि आपको फैक्ट्स, जितने ज्यादा फैक्ट्स आप याद रख सको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोप में क्या था कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाली बात हुई, यानी वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगने लगी, तो अब वहां पे अगर बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी तो रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं, और आप जो अपनी फैक्ट्रीज में सामान बनाते हो उसको कहीं बेचोगे भी तो ना। तो एक तरह से यूरोप की कंपनीज में इस बात को लेके कंपटीशन होने लग गया कि यूरोप के बाहर के जो देश हैं जो उतने डेवलप्ड नहीं थे, या ये कह लो कि जिनमें इतनी ताकत नहीं थी, मिलिट्री पावर नहीं थी कि वो यूरोपियंस का मुकाबला कर सके, तो इन यूरोपियन कंट्रीज ने ये मन बना लिया कि हम अपने अपने देश के लोगों को जहाजों में बिठा के, यानी कि जो मर्चेंट्स होते हैं उनके थ्रू कॉलोनी बसाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने कंपनीज बना ली थी। तो उन कंपनीज को नाम देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसी कंपनी कई देशों में बनाई, कई यूरोपियन देशों में बनी, पोर्चुगल में बनी, इंग्लैंड में बनी, नीदरलैंड या हॉलैंड, तो जहां के लोगों को डच कहते हैं। तो बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में कंपनीज बनाई जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो इन कंपनीज का मकसद क्या था कि हम बिजनेस करने के बहाने इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इस तरह की साउथ एशियन कंट्रीज में जाएंगे और फिर वहां पे अपनी कॉलोनी बसाने की कोशिश करेंगे। तो इस ऑर्डर को आप याद रख लो कि किस ऑर्डर में कंपनीज बनाई गई यूरोप में। तो सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी वो तो पोर्चुगीज ने बनाई थी, पोर्चुगल में बनी थी कंपनी। उसके 100 सालों के बाद तो लगभग हर यूरोपियन कंट्री में इस तरह की कंपनी बनने लगी। इसकी खासियत क्या होती थी कि कंपनी का नाम रखा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस कंट्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी बनाई, तो वो पोर्चुगल के लोगों ने बनाई, पोर्चुगीज लोगों ने। ठीक है, तो आप ये ऑर्डर याद रख लोगे। तो ये जब कंपनी बना लेते थे तो वहां से लोगों को जहाजों में भर के भेज देते थे कि हाँ तुम इंडिया चले जाओ, तुम इंडोनेशिया चले जाओ, तुम श्रीलंका चले जाओ, और जाने के बाद जैसे ही मौका मिले तो वहां के लोकल राजाओं से या तो दोस्ती कर लो या तो उनको हराओ, जैसे भी अपनी कॉलोनी वहां पे बसाओ। तो यही है बेसिकली मोर और लेस कहानी कि यूरोपियंस ने कैसे साउथ एशियन कंट्रीज पे कब्जा किया। तो अकेले इंडिया ही नहीं, कई सारी साउथ एशियन कंट्रीज पे यूरोप के आए लोगों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका पे कर लिया, बर्मा पे कर लिया जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया पे इनका कब्जा था, मलेशिया पे था, लाओस, इस तरह की कंट्रीज। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त यूरोप में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, तो इस मैप से आप ये समझ लो कि ये वाला हिस्सा यूरोप है और ये रहा अपना भारत, इंडिया, ये श्रीलंका है, यहाँ पे इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज हैं।
तो बात क्या थी कि ये देखो यहां से इक्वेटर गुजरता है, यहां से कहीं से इक्वेटर गुजरता है, तो इक्वेटर के आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश होती है। तो ये जो एरियाज हैं इंडोनेशिया मलेशिया वाले, ये इक्वेटोरियल रीजन कहलाते हैं। यहाँ पे काफी भारी बारिश होती है। तो भारी बारिश होने से यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। वही चीज इंडिया के केरल में भी है। तो केरल में भी काफी ज्यादा बारिश होती है मॉनसून की वजह से। तो जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे मसाले बहुत इजीली उगाए जाते हैं। तो यूरोप के लोगों का जो मेन इंटरेस्ट हुआ करता था इन्हीं मसालों में हुआ करता था। यूरोप में मसाले उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होते, मसालों की खेती उतनी बड़ी संख्या में नहीं होती थी। और यूरोप के लोग तो आप जानते ही हो कि जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं जैसे कि फिश या मीट वगैरह, वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें खाओगे, नॉन वेज ज्यादा खाओगे, तो आपको ज्यादा मसालों की जरूरत पड़ेगी। तो एक तरह से जो मसालों से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो इनको यहां तक पहुंचना होगा ना मसाले खरीदने के लिए। तो पहले, बहुत पहले की अगर बात की जाए, यानी कि अराउंड कह लो कि 100-200 बीसी की बात अगर की जाए, तो इस लैंड के रास्ते से, जमीन के रास्ते से यूरोप के लोग आते थे। ये रास्ता कनेक्टेड है ना, यहां से आ जाते थे, इंडिया आ जाते थे, यहां से आगे भी बढ़ जाते थे। ये तो आपका हिमालय है, तो चीन वगैरह जाने में भले इनको दिक्कत होती थी, लेकिन इंडिया तक पहुंचने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, ये जमीन के रास्ते। ठीक है। अब 15th सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो आप जानते ही हो। हम आएंगे कि 15th सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम हो गई। इसके पहले हम ये समझ लें कि इंडिया का जो कांटेक्ट है यूरोप से या वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो काफी पुराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 15th सेंचुरी में जब अंग्रेज आए, जब पोर्चुगल आए, तभी ये कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, नहीं। तो इंडिया में बनी हुई हजारों, 2000-4000 साल पुरानी चीजें भी हमको यहां देखने को मिलती है यूरोप में। यहां तक कि आपको मैं बता दूं कि इटली के पोम्पेई शहर से लक्ष्मी जो देवी होती है, हिंदू जिनकी पूजा करते हैं, तो उनकी मूर्ति मिली है। तो इंडिया का जो कांटेक्ट है यूरोप से बहुत पहले से ही स्टैब्लिश था, क्योंकि ये आने का रास्ता था ना, जमीन के जरिए आप जा सकते थे यहां से वहां। लेकिन समुद्र से जुड़ा हुआ रास्ता तब तक नहीं खोजा गया था। तो समुद्र से जुड़ा हुआ रास्ता पहली बार खोजा गया 1498 में। यानी यूरोप के लोगों को पता ही नहीं था कि अगर जहाज लेकर उनको इंडिया आना है तो किस रास्ते से आए, चल के कैसे जाना है या घोड़ों पे बैठ के कैसे जाना है, ये तो वो जानते थे। तो 1498 में ये पहली बार समुद्री रास्ता खुला, जब वास्को डिगामा नाम का जो एक पोर्चुगल का एक व्यापारी कह लो या एक मर्चेंट सेलर कह लो, जो कि बिजनेसमैन तो था ही, साथ जहाज का कमांडर भी था, वो अफ्रीका होता हुआ, यानी इस रास्ते से होता हुआ, यहां ये समुद्र के रास्ते, क्योंकि वो जहाज लेके आ रहा है, और तब वो इंडिया पहुंचा था। ठीक। तो ये क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इन्हीं रास्तों से होके अरेबियन सी, ये इंडियन ओशियन है, ये जो पोर्शन है ये अरेबियन सी है। तो इसी रास्ते से वास्को डिगामा आया था। अब बात यह है कि उसको क्यों इतने लंबे चौड़े रास्ते से आना पड़ा, जब कि वो एक समुद्र के रास्ते भी आ ही सकता था। देखो प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस्लाम जो है वो 6th सेंचुरी में जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। इस्लाम, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम रिलीजन को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां पे एक इस्लामिक कैलिफेट स्टैब्लिश हो गई। यानी इस्लाम को मानने वाले लोग यहां पे राज करने लगे। तो इनका जो है यूरोप के क्रिश्चियन से झगड़ा चलता था, क्योंकि यूरोप में तो क्रिश्चियनिटी ही सबसे बड़ी रिलीजन थी ना। तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने से क्या होगा, ये लोग इनको गुजरने तो नहीं देंगे ना, जो यूरोप के मर्चेंट है उनको अपनी जमीन से गुजरने ही नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो रास्ता है एक तरह से आप मान लो कि ब्लॉक हो गया था। यूरोप के लोग अब जमीन के जरिए इंडिया, चाइना, जावा, इंडोनेशिया, इस तरह की जगहों पे नहीं पहुंच पाते थे। तो इसीलिए अब इनके सामने एक मजबूरी थी कि अब हमको कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना होगा, तो समुद्र के जरिए हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यही पॉलिटिकल सिनेरियो थी 15th सेंचुरी की। तो पूरे यूरोप का
हर एक देश इस कोशिश में लगा हुआ था कि हम रास्ता ढूंढ लें, अकेला पोर्चुगल ही नहीं था। तो ये मैप आप देखोगे तो और बेहतर समझ पाओगे। तो एक रास्ता तो ये भी था कि ये जो रोम है, यहां से पूरी क्रिश्चियनिटी कंट्रोल होती थी। तो ये आपका मैड्रिड स्पेन, तो ये सब आप देख रहे हो, ये यूरोप का हिस्सा है, यही यूरोप है। तो एक यहां ये जो आप ग्रीन वाले पार्ट्स देख पा रहे हो, ये ग्रीन वाले पार्ट्स जो है, ये टर्की में जो इस्लामिक कैलिफेट स्टैब्लिश हो गया था। तो टर्की से एक तरफ तो रोम जो है वो क्रिश्चियनिटी का लीडर बन गया, और दूसरी तरफ जो टर्की है, तो ये आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा टर्की का है। तो ये कोनिया और ये सब जो आप देख रहे हो, अंकारा जो है टर्की की राजधानी हुआ करती थी, इस्तांबुल, तो ये टर्की है। तो यहाँ पे इस्लामिक कैलिफेट स्टैब्लिश हो गया, तो टर्की ने ये पूरा का पूरा एरिया अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो ये रेड सी है। तो अब यहां से भी कोई भी यूरोपियन जो है अपना जहाज लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि ये रिलीजियस वॉर चल रहे हैं। और अगर किसी को अपना जहाज लेके जाना भी होता था तो टैक्सेस इतने हाई कर दिए गए थे, यानी क्रिश्चियन मर्चेंट्स को बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, मुस्लिम मर्चेंट्स को नहीं देने पड़ते। तो एक तरह से ये रिलीजियस वॉर चल रहा था क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच। ठीक है, तो इसीलिए ये रास्ता हो गया था ब्लॉक। तो रास्ता ब्लॉक हो गया, सारी यूरोपियन कंट्रीज इस कोशिश में लगी हैं कि कैसे हम कोई नया रास्ता ढूंढ ले। तो इसमें पोर्चुगल जो है, पोर्चुगल नाम का जो देश था, उसने लीड लिया, वो आगे आया कि हाँ चलो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ये होली वॉर हो रहा था, ये जो रिलीजियस वॉर हो रहा था, तो इसमें दोनों की सेनाएं भी लड़ रही थी ना। तो वो जो रिलीजियस वॉर चल रहा था उसमें भी पोर्चुगल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था और अपने अपने लोगों को लड़ने के लिए भेजता था पोर्चुगल। तो अब क्योंकि वो ऑलरेडी इस्लामिक कैलिफेट से लड़ाई लड़ रहा था, तो जब ये वाली जिम्मेदारी मिली कि कौन रास्ता ढूंढेगा, तो इसमें भी पोर्चुगल ने कहा कि हाँ चलो मैं इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं कि मैं किसी तरह से मैं अपने मर्चेंट्स को, मतलब पोर्चुगल ने कहा कि हम अपने मर्चेंट्स को इस बात के लिए इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि अब वो अपने जहाज वगैरह लेके इंडिया का रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर दे। तो उस वक्त जो पोर्चुगल का राजा था वो यही था, किंग हेनरी या प्रिंस हेनरी, बाद में ये किंग बन गया था। तो ये इसको नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं, इसका निक नेम है नेविगेटर। क्यों इसका निक नेम है नेविगेटर? क्योंकि ये जो अपने सेलर्स, जो पोर्चुगल के लोग था, उनको ये इनकरेज करता था, पैसे वगैरह देता था। किसी को बोलता था कि तुम जाके अफ्रीका का रास्ता ढूंढो, तो किसी को बोलता था कि तुम जाके अटलांटिक का रास्ता ढूंढो, किसी को कहता था कि तुम जाके इंडिया का रास्ता ढूंढो। तो इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस चीज के लिए कि इसी ने ये ट्रेंड चालू किया कि लोग अपने जहाजों पे बैठ के दूर दूर की कंट्रीज का समुद्री रास्ता ढूंढे। तो किसको बोलते हैं द नेविगेटर? तो किंग हेनरी को। तो किंग हेनरी कौन था? तो पोर्चुगल का राजा था। तो अब देखो पोर्चुगल में कोशिश तो स्टार्ट हो गई है, वहां के जो राजा वगैरह है उन्होंने कोशिशें तो चालू कर दी है। तो ये किंग हेनरी जो है, इसको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो गई थी कि मैं कैसे इंडिया का रास्ता ढूंढूं। तो ये देखो, ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ना, यही पोर्चुगल है, ये पोर्चुगल है। और ये जो रेड कलर आप देख रहे हो वो स्पेन है। तो पोर्चुगल और स्पेन जो है दोनों नेबरिंग कंट्रीज है, आप मैप में देख सकते हो। तो ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज जो है यूरोप की दो सबसे ताकतवर कंट्रीज हुआ करती थी उस टाइम, जबकि ये कहानी है। तो आज हम देखते हैं कि जर्मनी, ब्रिटेन, इस तरह की कंट्रीज बहुत ताकतवर है, लेकिन उस टाइम ये दोनों कंट्रीज ज्यादा ताकतवर थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने शिप बिल्डिंग में महारत हासिल कर ली थी कि बड़े बड़े जहाज कैसे बनाए जाते हैं। तो वो इन्हीं दोनों कंट्रीज ने सबसे पहले उस चीज को अचीव किया। तो अब ये दोनों कंट्रीज ने आपस में एक ट्रीटी साइन कर ली। अब दोनों जहाज बनाना जानते हैं, दोनों के पास इतनी ताकत है कि इनके जहाज दूर दूर की कंट्रीज में जा सके। तो अब इनमें कंपटीशन हो जाएगा ना, कंपटीशन होगा तो लड़ाई भी होगी। तो ये दोनों आपस में नहीं लड़ना चाहते थे, नेबर्स थे। तो इसलिए इन लोगों ने 1494 में एक ट्रीटी साइन कर ली। किन दोनों? दो नेबरिंग कंट्रीज, स्पेन और पोर्चुगल। ये स्पेन रेड कलर वाला है, ये आप देख रहे हो, और जो ब्लू था उसको मैंने ग्रीन कर दिया, वो पोर्चुगल है।
तो ये ट्रीटी है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास का मतलब क्या था? इन लोगों ने पूरे दुनिया का नक्शा लिया और कहा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम दोनों ही जहाज भेजना जानते हैं और हम अपने जहाज भेजेंगे, लेकिन अलग अलग इलाकों में। तो इन लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड मैप पे एक लकीर खींच दी। तो यही वो लकीर है। तो इस लकीर के इस तरफ ईस्ट में और वेस्ट में, तो ईस्ट वाली तरफ कहा गया कि पोर्चुगल अपने जहाज भेजेगा। तो ये ब्लू कलर वाला एरिया आप देख रहे हो, तो इनको टारगेट पे लिया गया कि हाँ, ये सारी जगह जो है वो पोर्चुगल अपने जहाज भेज के रास्ते वगैरह ढूंढेगा, और जो रेड कलर वाली जगह है उस पे स्पेन भेजेगा। यानी हम एक दूसरे से कंपीट नहीं करेंगे, मैं इधर का रास्ता ढूंढूंगा, आप उधर का रास्ता ढूंढोगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास किसने कब साइन किया और क्यों साइन किया? तो 1494 में साइन किया, स्पेन और पोर्चुगल नाम की कंट्रीज ने साइन किया। और क्यों किया? ताकि वो कन्वीनियंटली बिना आपस में लड़े एक्सप्लोरेशन को जारी रख सके। ठीक है, तो अब जो है ट्रीटी वगैरह साइन हो गई है, तो अब अटेम्प्ट्स चालू होंगे, लोग कोशिश करना स्टार्ट करेंगे। तो यूरोप का जो पहला वॉयेजर था, यानी पहला जो ट्रेवलर था जो कि इंडियन ओशियन तक पहुंच गया था, वो था बार्थोलोमियो डायस। इसको वहां के राजा ने ही भेजा था। तो ये निकला तो था इंडिया तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यही सोच के निकला था कि मैं इंडिया जा रहा हूं, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया। तो ये वास्को डिगामा से भी पहले इसने कोशिश करी थी, और ये वास्को डिगामा को जानता था। दोनों मतलब कि एक ही कल्चर, एक ही कंट्री के थे और एक ही बिजनेस में थे, तो जानते थे दोनों एक दूसरे को। तो बार्थोलोमियो डायस निकला तो था इंडिया के लिए, यही है बार्थोलोमियो डायस। ये निकला तो था इंडिया के लिए यहां से, लेकिन पहुंच नहीं पाया इंडिया तक। वो यहां तक ही पहुंच के रुक गया, क्योंकि कुछ तूफान वगैरह आ गए थे जिसमें इसके शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो बस यहीं तक की इसकी जर्नी रही, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप क्या है? वो साउथ अफ्रीका का एक पोर्ट है, पोर्ट सिटी है। जैसे हमारे यहाँ कई सारी पोर्ट सिटीज है ना, जहां से जहाज आते जाते हैं। जैसे बॉम्बे है हमारे पास कांडला का पोर्ट है। तो वैसे ही पोर्ट सिटी है ये केप ऑफ गुड होप। तो सबसे पहला यूरोपियन, देखो ये समुद्र में तो आ ही गया था ना, यही तो इंडियन ओशियन है ना, ये इंडियन ओशियन ही तो है। तो इंडियन ओशियन तक ये पहुंच गया था, लेकिन इंडिया तक नहीं पहुंच पाया। तो देखो पहले अटेम्प्ट में तो पोर्चुगल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अब सेकेंड अटेम्प्ट की बारी आती है। तो उस वक्त पोर्चुगल का राजा था मैनुअल वन। तो मैनुअल वन 1495 में राजा बना, यानी नया नया राजा वो बना ही था। तो उसने भी अटेम्प्ट्स चालू कर दिए, क्योंकि उसके पहले जो राजा थे किंग हेनरी वगैरह, वो भी तो कोशिश कर ही रहे थे। और बहुत इमरजेंसी थी कि रास्ता तो ढूंढना ही है, क्योंकि बिजनेस रुका हुआ है, ये यहां से कोई आने जाने देता नहीं है इन लोगों को। तो इनके ऊपर भी बहुत अर्जेंसी थी कि कुछ भी करके रास्ता ढूंढना है। तो मैनुअल वन ने क्या किया, एक 37 साल के आदमी को ये जिम्मेदारी सौंपी। तो उस आदमी का क्या नाम था? वास्को डगामा। तो यही वास्को डगामा है जो पहला इंसान बना, पहला यूरोपियन बना, जो कि समुद्र के रास्ते इंडिया तक पहुंचा। समुद्र के रास्ते, ये याद रखना, क्योंकि पहले भी कई यूरोपियंस इंडिया आ चुके थे। अलेक्जेंडर आया था ना इंडिया, अलेक्जेंडर भी तो यूरोपियन ही था, वो ग्रीस से आया था, वो यहां से आया था। तो ये मत बोलना कि वास्को डिगामा पहला यूरोपियन है, ये बोलना कि वो समुद्र के रास्ते आने वाला पहला यूरोपियन बना। तो 1494 में राजा ने वास्को डिगामा को बुला के अपने पास समझाया कि मैं तुम्हें पूरे पैसे वगैरह सपोर्ट जो चाहिए वो दूंगा, तुम बस मुझे इंडिया का रास्ता ढूंढ के दिखाओ। अब देखो ये बार्थोलोमियो डायस जो है, ये तो पहले ही कोशिश कर ही चुका था। 1487 में इसने इंडिया तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहां तक ही पहुंच पाया था बार्थोलोमियो डायस। तो बार्थोलोमियो डायस क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता जानता था, तो इसीलिए वास्को डिगामा के साथ बार्थोलोमियो डायस को भी लगा दिया गया। तो वास्को डिगामा को इंचार्ज बनाया गया, लेकिन उसकी मदद करने के लिए बार्थोलोमियो डायस को भी उस जो ये वहां से जहाज वगैरह निकल रहे थे उसका हिस्सा बनाया गया।
तो जो पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन, वहां से ये लोग जुलाई 1497 में अपने अपने जहाज पे बैठ के निकले। यहां तक का तो रास्ता बार्थोलोम्यू डायस ढूंढ ही चुका था, तो यहां तक आने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहां तक पहुंचने के बाद ये और आगे बढ़ गए, और कीनिया, यहां एक देश है कीनिया, तो कीनिया की ही बड़े बड़े शहर हैं। एक शहर है मोम्बासा, मोजाम्बिक, और एक शहर है मालिंदी। तो ये सब क्या है, पोर्ट टाउन्स है, जहां पे आप जहाज लगा सकते हो, बिल्कुल समुद्र के किनारे बसे हुए टाउन्स है। तो ये जो वास्को डिगामा अपने दोस्तों के साथ निकला था 1497 में, तो काफी महीनों तक समुद्र की यात्रा करने के बाद ये फाइनली कीनिया के मालिंदी में जाके रुक जाता है। तो मालिंदी यहाँ पे कहीं पे है, मोम्बासा के पास ही है। तो मालिंदी में क्यों रुका, क्योंकि मालिंदी एक पोर्ट सिटी है, तो जहाज को रेस्ट भी चाहिए। तो मालिंदी में इन लोगों ने रुकने के बाद क्या किया कि वहां के से आगे का रास्ता तो इनको पता था नहीं, बार्थोलोम्यू डायस सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता जानता था। तो मालिंदी में इन्होंने बहुत ढूंढा कि क्या कोई हमको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो इंडिया तक का रास्ता हमें बता सके। तो इंडिया का ही एक सेलर, एक जो जहाज चलाने वाला था, अब्दुल मजीद, वो उस वक्त मालिंदी में अपने जहाज को लेके गया हुआ था, इंडिया से ही वो गया हुआ था। तो अब अब्दुल मजीद तो क्योंकि इंडिया का ही है, तो इसको तो कीनिया से इंडिया आने का रास्ता पता होगा ना, क्योंकि ये अपना जहाज लेके इंडिया से कीनिया आता जाता रहता था। तो इसी को वास्को डिगामा ने हायर कर लिया कि यहां से इंडिया पहुंचने का रास्ता तुम ही मुझे बताओगे। तो इसी की मदद से, अब्दुल माजिद की मदद से, वास्को डिगामा और उसके साथी 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वास्को डिगामा इंडिया में सबसे पहली बार कहां लैंड करता है। इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है ना, तो इंडिया में कहां लैंड किया था उसने, तो कालीकट में किया था। तो कालीकट कहां है, तो केरला में है। तो कालीकट में ही क्यों आएगा, क्योंकि मसाले चाहिए इन लोगों को, मसाले। तो मसालों का सेंटर था, ट्रेड बिजनेस का हब था केरल का कालीकट। तो वास्को डिगामा जिस जहाज से आया था वो उसका कमांडर भी था, ठीक है ना। वो मर्चेंट तो था ही, बट जहाज चलाने में बहुत ही उस्ताद था वो। तो जिस जहाज को वो चला रहा था उसका वो कमांडर भी था। उस जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियाल। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। हम जब भी कोई पीपीटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रेफर करते हैं ताकि कोई भी फैक्ट पीपीटी में आने से बच ना जाए। तो ये सारे फैक्ट्स कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लेना। तो देखो वास्को डिगामा कब पहुंचा इंडिया, 28 में 1498। तो पहुंचने के बाद उसने क्या किया, कहां पहुंचा है वो तो कालीकट में आया है। तो कालीकट को आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं। तो कोझिकोड केरल का एक कोस्टल टाउन है, ये आज हम सभी जानते हैं। तो जब ये देखो, ये जहाज से ये लोग आए थे ना, तो जब ये कालीकट पहुंचा तो उस वक्त कालीकट पे एक राजा राज कर रहा था, तो उसका नाम था जामोरिन। जामोरिन या समुद्रिन, अलग अलग हिस्टोरियंस उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। अब देखो ये जामोरिन या समुद्रिन जो है, ये नाम नहीं था, ये एक टाइटल था। जैसे राजा को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है ना, राजा को सुल्तान भी बुलाते हैं, राजा को जो है महाराजा भी बुलाते हैं। तो ये नाम तो नहीं है ना, ये तो बस टाइटल है। वैसा ही टाइटल हुआ करता था। तो जो भी कालीकट का राजा बनता था उसको जामोरिन ही बुलाया जाता था। तो ये जो जामोरिन जो राजा थे, आप कह लो कि जामोरिन डायनेस्टी, तो ये हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है। तो कालीकट पे जामोरिन नाम के राजा और उसकी फैमिली का कंट्रोल था। तो क्योंकि ये जो कालीकट है, कालीकट जिसको आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं, ये कोस्टल टाउन है। तो ऐसा पहली बार नहीं था कि कोई कालीकट आया हो, कोई विदेशी या कोई यूरोपियन कालीकट आया, ये पहली बार नहीं हो रहा था। समुद्र से पहला यूरोपियन आ रहा था, लेकिन उसके पहले भी जो कालीकट है वहां पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग आते जाते रहते थे, क्योंकि वो मसालों का ट्रेड सेंटर था। खास करके अरब्स, जो अरेबियन कंट्री है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इस तरह की कंट्री से बहुत पहले, यानी कि आप समझ लो कि 500 BC
जब मौर्यन सिविलाइजेशन इंडिया में राज कर रही थी तब भी अरब से लोग आते थे। जब इस्लाम धरती पे नहीं आया था तब भी अरब के लोग जो है जहाज लेके केरल आते थे। यानी हजारों साल पहले से ही अरब आ रहे थे। पोर्चुगल वाले तो अभी नए नए पहुंचे थे ना। तो जो अरब के लोग पहले से वहां मौजूद थे उनको ये बात पसंद नहीं आई कि अब हमारे प्रॉफिट में हिस्सा बांटने के लिए या हमारे बिजनेस में एक और कंपटीटर पैदा हो गया। तो ये लोग यूरोप से जब गए तो अरब के लोगों ने बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कालीकट के राजा को कि इनको मत आने दो, इनको कालीकट में बिजनेस करने की परमिशन मत दो। लेकिन जो जामोरिन है उसने इनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जब मैं आपको परमिशन दे सकता हूं, जब मैं अरब के लोगों को परमिशन दे सकता हूं, तो मैं पोर्चुगल के लोगों को क्यों नहीं दूं परमिशन। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वास्को डिगामा का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। ठीक, बस आप ये याद रखना कि अरब लोग जो है वो हजारों साल पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं वहां पे, तो उनका ज्यादा क्लोज रिलेशन बन चुका है जामोरिन से। फिर भी जामोरिन ने उनकी बातों को उतना ध्यान दिया नहीं क्योंकि उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इतना सब कुछ जब अपोजिशन होने लगा, अरब्स इतने अपोजिशन करने लगे, तो जो राजा था वो थोड़ा केयरफुल हो गया। उसको लगा कि चलो अब ये बोल रहे हैं तो इनकी बात में थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी तो लड़ाई हो रही थी ना यूरोप में। ये जो अरब थे ये अब तो मुस्लिम बन चुके थे ना, और इनकी लड़ाई होती थी यूरोप में इन्हीं पोर्चुगल से ही नहीं बल्कि अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज थे। तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि पोर्चुगल वहीं पे बिजनेस करे जहां पे ये करते हैं। ठीक, तो जामोरिन को थोड़ी बहुत ये होने लगी, चिंता होने लगी, इसलिए वो थोड़ा सावधान हो गया। तो इसने परमिशन मांगी, वास्को डिगामा ने परमिशन मांगी कि हाँ मुझे बिजनेस करने की परमिशन दो, फैक्ट्री खोलने की परमिशन दो। तो इसने परमिशन मना कर दिया। इसने बेसिकली फैक्ट्री खोलने की परमिशन मांगी, साथ ही साथ इसने और भी एक दो गड़बड़ कर दिए वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा अपने साथ कुछ ऐसे गिफ्ट्स लेके आया था जो वर्थलेस थे। तो जैसे ये अपने साथ एक दो बोतल सेंट वगैरह लेके आया था, हनी लेके आया था, ठीक है, दो चार सिक्के लेके आया था सिल्वर के। तो इसने बिल्कुल ऐसे गिफ्ट दिए राजा को कि राजा को लगा कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। एक राजा के हैसियत के हिसाब से गिफ्ट्स नहीं लेके आया था ये, तो इसकी नजरों में राजा की उतनी वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए वो महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके नहीं आया था। तो ये बात भी राजा को पसंद नहीं आई। तो जो गिफ्ट्स दिए थे वास्को डिगामा ने वो इंप्रेस नहीं कर पाए राजा को। और क्या किया, वास्को डिगामा ने राजा से कहा कि मैं इसलिए कालीकट आया हूं कि मेरे अंदर ये इच्छा है कि जो कालीकट के लोग हैं वो क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन धर्म अपना लें। क्यों? क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियन है सारे, तो मैं यूरोप से आया हूं, तो मेरा तो यही काम ही है कि मैं आपको क्रिश्चियन बनाने आया हूं। तो ये बात सुन के जो है राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने परमिशन वगैरह देने से मना कर दिया। वास्को डिगामा को परमिशन मिली नहीं फैक्ट्री खोलने की। ठीक है, तो डिसअपॉइंट हो गया वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा फिर भी कालीकट में रहा, कुछ महीनों तक रहा कालीकट में। तो उसको फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली नहीं, तो वो गोवा चला गया। तो ये आप देख रहे हो गोवा। तो गोवा में इन लोगों ने थोड़ी बहुत जमीन, वहां के लोकल जो जमींदार वगैरह थे, रूलर थे, कोई बहुत बड़ा रूलर था नहीं गोवा में, वहां पे जमीन खरीद के इनिशियल सेटलमेंट आप देख सकते हो गोवा का। तो गोवा में एक जगह थी अंजे दीवा। अंजे दीवा नाम के एक सबसे छोटे से आइलैंड को इन्होंने खरीदा, अंजे दीवा। आगे हम देखेंगे। तो ये वास्को डिगामा कालीकट में बिजनेस करने आया था। कालीकट में तो उसको कुछ हासिल हुआ नहीं, तो गोवा चला गया। गोवा में वो 3 महीने रहता है। तो कालीकट से बस उसने क्या किया, जो मसाले वगैरह खरीदे, फैक्ट्री तो खोल नहीं पाया, और मसाले वगैरह खरीद के अपने जहाज में भर लिया उसने और वापस लौट गया अपने कंट्री। तो जो मसाले थे उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट मसाला वो लेके गया था वो थी काली मिर्च, पेपर, काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है इसी तरह के जगहों में होती है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोप में उतनी ज्यादा मात्रा में होती नहीं है। तो जब ये लिस्बन पहुंचा, यानी पोर्चुगल के राजधानी, अपने कंट्री चला गया, लिस्बन पहुंच गया, तो यही जो सामान यहां से ये खरीद के ले गया था, पूरे जहाज में भर के जो मसाले ले गया था, तो उन मसालों को बेच के इसको इतने पैसे मिले कि इसका खर्च का 60 गुना पैसा इसको मिला। यानी सिर्फ मसालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं,
इसका जो आने जाने में खर्च हुआ था, जो पोर्चुगल से लेके भारत तक ये आया था, जहाज का खर्च, लोगों का खर्च, साथ में मसाले खरीदा उसका खर्च, तो टोटल खर्च मिला के पूरी जर्नी का जो भी खर्च हुआ था उसके 60 गुने कीमत में बेच दिया इसने मसालों को। तो सोचो ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। यानी 50 पैसे का मसाला, 50 पैसे की जर्नी का खर्च, तो 1 रुपए का खर्च, लेकिन इसने 60 रुपए में जाके बेच दिया वहां पे। तो इसी से पता चलता है कि कितनी डिमांड होगी यूरोप में और कितने फायदे का सौदा था कि इंडिया में आके मसाले खरीदो। तो अब क्या हुआ कि अब बस ये मसाले खरीद के लौट गया, इसको फैक्ट्री खोलना था, वो तो ये खोल पाया नहीं। तो ये वास्को डिगामा की पहली विजिट थी, लेकिन वास्को डिगामा इसके बाद भी 2 बार और इंडिया आया। पहली बार तो आप समझ ही गए कि वो 1498 में इंडिया आया और निराश होकर लौट गया, लेकिन उसके बाद भी इसको 2 बार इंडिया आना पड़ा। और आपको मैं बता दूं कि वास्को डिगामा की डेथ जो है वो इंडिया में ही हुई। वास्को डिगामा की डेथ 1524 में इंडिया में रहते रहते ही हुई थी। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। तो वास्को डिगामा जब लौट के चला गया, पोर्चुगल चला गया, लिस्बन चला गया, तो वहां सबको ये खबर हो गई कि देखो ये तो कितने प्रॉफिट में है, 1 रुपए का सामान 60 रुपए में बेच रहा है ये। तो यही सारी खबरें पूरे पोर्चुगल में फैलने लगी। तो वास्को डिगामा के सक्सेस से, ये सक्सेस ही कहोगे ना कि इतनी इतनी प्रॉफिट वाली चीज हो रही है, तो एक बहुत ही यंग मर्चेंट था, कम उम्र का मर्चेंट था, पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल। तो यही है, इसके उम्र पे मत जाओ, उस वक्त ये बहुत यंग था। तो पेड्रो एल्वेरेज कैलवार को ये सुन के उसके दिमाग में बिजनेस, वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था, तो उसके दिमाग में ये लालच आ जाता है कि मैं भी क्यों ना इंडिया जाऊं। तो इंडिया का रास्ता तो पता चल ही चुका था, वास्को डिगामा ने रास्ता तो खोज ही लिया था। तो अब इसको रास्ता तो नहीं खोजना है, इसको तो बस अपना जहाज लेके जाना है, मसाले भर के लाने हैं। तो ये अपना जहाज लेके निकलता है, कहां के लिए? तो इंडिया के लिए। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में इसका जहाज भटक जाता है, कुछ तूफान वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से इसको कोस्ट में ही, देखो ये अफ्रीका है और यहां पे इंडिया है। तो अब ये निकला है यहां पहुंचने के लिए, और ये रहा मेडागास्कर आइलैंड, लेकिन तूफान की वजह से ये यहां कंटिन्यू करके ब्राजील पहुंच जाता है। यहां पे ब्राजील नाम की कंट्री है और ये इंडिया है, यानी इंडिया पहुंचने की जगह ये ब्राजील पहुंच जाता है। और इस तरह से ये पहला यूरोपियन बन जाता है जो कि ब्राजील को ढूंढ निकालता है। तो ब्राजील तक पहुंचने का रास्ता यूरोपियंस को नहीं पता था, समुद्री रास्ता। तो इसीलिए आप याद रखोगे बच्चों, ये जो पेड्रो एल्वेरेज कैब्राल है, इसको ऑफिशियल फाउंडर ऑफ ब्राजील भी कहते हैं। तो इंडिया ढूंढने के चक्कर में लोगों ने क्या क्या ढूंढ लिया। एक कोलंबस नाम का भी वोएजर था, वो इंडिया ढूंढने निकला था, उसने अमेरिका ढूंढ लिया। तो ये भाई साहब भी इंडिया ढूंढने निकले थे, लेकिन इन्होंने ब्राजील ढूंढ लिया। तो ब्राजील ढूंढ तो लिया, लेकिन वहां पे ये रुका नहीं, क्योंकि इसका मकसद तो इंडिया पहुंचना है ना। तो ये फिर वहां से ब्राजील से निकलता है और ये भी कालीकट पहुंचता है। कालीकट ही क्यों आते हैं सब? क्योंकि कालीकट में बहुत बड़ा बाजार था जहां पे मसाले बिकते थे, इसीलिए कालीकट जाते थे वो। तो कालीकट ये भी पहुंच गया, जैसे कि वास्को डिगामा ने रास्ता ऑलरेडी इसको बता ही रखा था। तो कालीकट पहुंच के ये जो कालीकट का राजा था जामोरिन, उसको बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वास्को डिगामा है उसने अपना एक्सपीरियंस तो बता ही दिया था कि मेरे गिफ्ट से राजा उतना कुछ भी इम्प्रेस हुआ नहीं। तो ये बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देता है और जो पोर्चुगीज राजा ने चिट्ठी लिख के भेजी थी जामोरिन के लिए, वो भी देता है ये। तो ये बहुत ही अच्छे से डिप्लोमेटिकली डील करता है सिचुएशन को। तो राजा जो है इस बार खुश हो जाता है, उसको गिफ्ट्स वगैरह मिले थे महंगे महंगे, प्लस एक ऑफिशियल चिट्ठी भी मिली थी पोर्चुगीज के राजा की तरफ से। तो इस बार राजा बहुत अच्छे से खुश हो जाता है और खुशी खुशी जो है वो पेड्रो को, ये जो पेड्रो एल्वारेज कैब्राल है, इसको फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। तो कालीकट में पहली बार परमिशन मिल गई पोर्चुगीज को फैक्ट्री लगाने की, लेकिन वास्को डिगामा को नहीं मिली, पेड्रो एल्वेरेज कैब्राल को मिली। कब मिली? 1500 में मिली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली पोर्चुगीज फैक्ट्री कहां पे डली?
इंडिया में तो कालीकट में ही डली। ठीक, तो यही है वो फैक्ट्री। तो आप देख रहे हो कोस्टल टाउन, इसके बाद समुद्र है। तो ये फैक्ट्री तो खुल गई कालीकट में। फैक्ट्री खोला किसने? तो पेड्रो ने खोला है, पेड्रो एल्वेरेज कैब्राल। वास्को डिगामा तो इस वक्त पोर्चुगल में है, वो तो वापस जा चुका है। तो जैसे ही ये फैक्ट्री खुली तो वहां पे जो अरब मर्चेंट्स थे उनको तो पहले से ही परेशानी थी कि ये लोग कहां से आ गए, और अरब्स वगैरह पसंद नहीं करते थे, इनकी यूरोप में आपस में लड़ाई होती थी। तो इस फैक्ट्री पे अटैक कर दिया अरब्स ने। तो अटैक करके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, मर्चेंट्स वगैरह थे, सेलर्स थे जो आए थे। देखो सिस्टम क्या था उस वक्त कि पोर्चुगल से जहाज आते थे भर भर के, तो एक अकेला जहाज नहीं आता था। वास्को डिगामा भी 4 जहाज लेके आया था। तो चारों जहाज में मिला के उसके पास कम से कम 500 से लेके 1000 के जितने आदमी थे। तो ये लोग जब भी जहाज पे आते थे, जैसे इंडिया में आते थे, तो ये जानते थे कि अगले 5-6 महीने हमको इंडिया में ही रहना है। तो इस तरह के शिप्स जो एक साथ इकट्ठा आते थे, इनको बोला जाता था अरमाडा। अरमाडा यानी जहाजों का एक पूरा का पूरा बेड़ा। तो पोर्चुगल जो है वो अरमाडा भेजा करता था एक तरह से, इसका ऑफिशियल नाम अरमाडा था। तो एक अरमाडा लेके वास्को डिगामा आया था और दूसरा अरमाडा लेके ये पेड्रो आए हैं। तो इस अरमाडा में तो कई लोग आए हैं ना, तो वो सारे लोग अब इसी फैक्ट्री में रहते थे। तो इस फैक्ट्री पे अटैक कर दिया अरब्स ने, अरब मर्चेंट्स ने 50 पोर्चुगीज मर्चेंट्स को मार डाला। तो पेड्रो जो है वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसके पास भी तो सैनिक हैं, वो तो लेके आया ना, सारी तैयारी करके आया है ना। तो पेड्रो ने क्या किया, उसने कालीकट हार्बर पे बॉम्ब गिराने स्टार्ट कर दिए। तोप वगैरह लगे होते थे इनके जहाजों में, क्योंकि इनकी तो नेवी बहुत स्ट्रांग थी, तभी तो ये सबसे पहले लोग बने ना जो ब्राजील भी ढूंढ ले रहे हैं, इंडिया भी ढूंढ ले रहे हैं। तो बेसिकली बात क्या थी कि पोर्चुगल्स की नेवी काफी स्ट्रांग थी, उनके जहाजों पे तोप वोप लड़ने का पूरा सामान लगा होता था। तो पेड्रो ने सोचा कि अब मुझे अरब के लोगों से बदला लेना है। और साथ ही पेड्रो को यह चीज भी बुरी लगी कि राजा ने, जो जामोरिन है, कालीकट का जामोरिन है ना मालिक, तो जामोरिन को बीच में इंटरफेयर करना चाहिए था ना। अरब भी उसके गेस्ट है और ये पोर्चुगीज भी उसके गेस्ट हैं, कालीकट उसकी धरती है। तो उसके दोनों गेस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो राजा को कुछ तो करना चाहिए, लेकिन राजा ने बीच में इंटरफेयर ही नहीं किया। तो ये बात भी पेड्रो को काफी बुरी लगी। तो एक तरह से पेड्रो जो है ना सिर्फ अरब्स को बल्कि उस राजा जामोरिन को भी सबक सिखाना चाहता था। तो इसलिए उसने कालीकट का जो हार्बर है, ये जो हार्बर आप देख रहे हो कालीकट का, ये कालीकट का हार्बर ही है। इसके बाद जहाज समुद्र स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे तोप वगैरह चलाने स्टार्ट कर दिए। जो 10 अरेबियन शिप्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लिया और देखो कितनी तबाही मचाई। 600 अरब ये अरेबियंस को मार दिया। तो इससे पता चलता है कि पोर्चुगीज कितने ताकतवर थे। संख्या में भले ही कम थे, लेकिन उनके पास वॉर वेपन्स थे, हथियार थे युद्ध लड़ने के पूरे। ठीक, तो अब पेड्रो ने जो है एक पीस ट्रीटी साइन की कालीकट के राजा से। अरब्स को तो बुरी तरीके से हरा दिया, तो अब राजा से भी तो बात करेगा ना कि आपने क्यों नहीं की हमारी मदद। तो अब ये पीस ट्रीटी साइन करता है कालीकट के राजा से, क्योंकि कालीकट को इसने नुकसान पहुंचाया है। तो एक तरह से तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही गई है ना कालीकट के राजा और पोर्चुगीज के बीच में। तो अब पीस ट्रीटी तो साइन करनी ही पड़ेगी ताकि आगे भरोसा बना रहे। तो पेड्रो ने पीस ट्रीटी साइन की कालीकट के राजा से। साथ ही साथ जो कालीकट के राजा का पड़ोसी था, कन्नौर का राजा, तो आज इसको हम कन्नूर नाम से जानते हैं। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है आज केरल में। उस वक्त ये पूरा का पूरा किंगडम हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था कन्नानौर। तो कन्नानौर बोलो या कन्नूर बोलो, हम आगे कन्नूर बोले या कन्नानौर बोले एक ही बात है। तो कन्नूर के राजा से भी पीस ट्रीटी साइन की। क्योंकि पेड्रो समझ गया था कि कालीकट के राजा से तो हमारे रिलेशन खराब हो चुके हैं, अब मुझे किसी और राजा की भी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो कालीकट का राजा था, इसकी थोड़ी बहुत दुश्मनी चलती थी कन्नूर के राजा से। तो इसलिए पेड्रो ने दोनों के साथ पीस ट्रीटी साइन की। ठीक है, तो अब पेड्रो देखो, क्योंकि कालीकट को नुकसान पहुंचा चुका था और अरब से उसकी लड़ाई हो चुकी थी, तो इसको पता था कि फिर से मुझ पे हमला होगा।
ये जो अरब्स है ये फिर से मुझ पे हमला करेंगे और कालीकट का जो राजा है ये भी हो सकता है कि मुझसे बदला लेने की कोशिश करे। तो इसलिए पेड्रो ने जो है कालीकट छोड़ दिया। कालीकट में इसने अपनी फैक्ट्री बनाई थी ना, वो फैक्ट्री ये छोड़ देता है और कोचीन शिफ्ट हो जाता है। अब ये कोचीन क्या चीज है? तो इसने थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कन्नूर के राजा से भी पीस ट्रीटी साइन की थी। उसी कन्नूर के किंगडम में कोचीन नाम की जगह थी। तो अब ये बगल वाले किंगडम में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वहां के राजा से तो इसका कोई झगड़ा है नहीं ना। तो याद रखना कि ट्रेडिंग पोस्ट पोर्चुगीज की पहली खुली कोचीन में। ट्रेडिंग पोस्ट और फैक्ट्री में अंतर होता है। फैक्ट्री में आप सामान मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो। ट्रेडिंग पोस्ट एक दुकान की तरह होता है कि आप कहीं और से सामान खरीद के ला रहे हो, आपने अपना दुकान सजाया, बड़े बड़े मर्चेंट्स आए, आपकी दुकान से सामान खरीद के चले गए। तो ट्रेडिंग पोस्ट इसने कोचीन में खोल डाली। ठीक, तो अब क्या है, अब क्या होगा, जो ये तो शिफ्ट हो गया है कोचीन में, लेकिन इसकी फैक्ट्री तो बनी बनाई फैक्ट्री है ना कालीकट में। तो कालीकट में भी बहुत ज्यादा पोर्चुगीज तो रहते ही थे, जहाज लेके आए थे उतने बड़े बड़े। तो जो अरब मर्चेंट्स हैं और जो कालीकट के जो लोकल सिटीजन्स थे, उनको भी तो, कालीकट के लोकल सिटीजन्स को भी तो गुस्सा था ना कि पेड्रो ने कैसे बम चलाए थे कालीकट हार्बर पे। तो ये दोनों लोग, अरब के मर्चेंट और जो कालीकट की कॉमन जनता थी, वो लोग साथ में आ गए और उन्होंने सोचा कि इन पोर्चुगीज को मार के भगाएंगे इंडिया से। तो इन लोगों ने अटैक कर दिया पेड्रो पे, पेड्रो और उसके फोर्सेस पे। तो ये लड़ाई कालीकट में हुई। तो कालीकट में होने की वजह से इसको आज हम बैटल ऑफ कालीकट के नाम से जानते हैं, जो कि 1501 में हुई। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला कि जो पेड्रो के फोर्सेस थे वो बुरी तरीके से, उनको इन लोगों ने मारा काटा, बिल्कुल बुचर कर दिया, मसैकर कर दिया, पूरी फोर्स खत्म हो गई। सिर्फ गिने चुने कुछ लोग रह गए। तो उन गिने चुने लोगों को लेके पेड्रो जो है अपनी जान बचा के पोर्चुगल भाग गया। तो अभी तक पोर्चुगल से दो बड़ी पर्सनैलिटीज इंडिया आ चुकी हैं। सबसे पहले वास्को डिगामा आया था 1498 में, वो निराश होकर लौट गया, कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद आया था पेड्रो। तो पेड्रो, थोड़ी बहुत सक्सेस मिली पेड्रो को, उसने कालीकट में फैक्ट्री खोला, कोचीन के राजा से दोस्ती कर ली, कोचीन बोलो या कन्नूर बोलो, वहां के राजा से दोस्ती कर ली, कालीकट के राजा से दुश्मनी कर ली और कालीकट के लोगों ने मार के पेड्रो को भगा दिया। तो अभी तक की कहानी यही है। तो अब आगे देखते हैं। तो पेड्रो जो है यहां से पिटाई खा के यूरोप चला गया है। तो यूरोप में जाके वो अपनी कहानी सबको सुना रहा है रो रो के कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ इंडिया में। तो जो इसकी कहानी जो है पूरे यूरोप में फैल गई कि इंडिया में पोर्चुगीज और अरब के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि वहां पे इस वाले रीजन में ये दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। और साथ ही साथ पेड्रो ने भी जाके बताया कि मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, इंडिया में मिसट्रीट किया गया, मेरी जान लेने की कोशिश की गई। और ये भी कहा कि जो जामोरिन है, कालीकट का जो राजा है जामोरिन, उसने मेरी मदद नहीं की। तो ये सारी चीजें सुन के जो पोर्चुगल का राजा है वो गुस्से से भर गया और फिर उसने वास्को डिगामा को ऑर्डर दिया कि तुम तो इंडिया का रास्ता जानते ही हो, तुम तो ऑलरेडी जामोरिन से मिल भी चुके हो, अब देखो पेड्रो को इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है, तो तुम दोबारा पूरी की पूरी नेवी लेके जाओ इंडिया। तो जो पोर्चुगल का राजा है उसने बहुत बड़ी नेवी वास्को डिगामा के साथ इंडिया की तरफ भेजी कि जाओ और इस अपमान का बदला लो। तो वास्को डिगामा दूसरी बार इंडिया पहुंचा था, लेकिन दूसरी बार जब वो इंडिया आ रहा था तो उसको पहले से पता था कि मैं इस बार इंडिया में जाते ही मेरा काम ही है बदला लेना, ठीक है, यानी मैं लड़ने जा रहा हूं इस बार। तो दूसरी बार ये इंडिया पहुंचा अक्टूबर 1502 में। तो इंडिया में पहुंचते ही ये कालीकट जैसे ही पहुंचा, जैसे ही इसका जहाज कालीकट में लगा, तो कालीकट में तो और लोगों के भी जहाज थे, अरब्स वगैरह के भी जहाज थे। तो जैसे ही जहाज लगा उसके कुछ ही मिनटों के अंदर ही इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो जो अरब के जहाज थे उसको इसने कैप्चर कर लिया। तो वो जो एक जहाज था, ये देखो, ये इनकी कन्नूर की पोस्ट है, ट्रेड पोस्ट है, ये कालीकट है, इन सब जगह पे इसने फैक्ट्री जो वगैरह बना रखी थी। तो ठीक, तो इसने क्या किया कि अरब के जहाज को कंट्रोल में या कब्जे में ले लिया। तो वो जहाज जो है वो हज के लिए मक्का जा रहा था। तो
तो उस पे जो है इंडियन मुस्लिम्स भी थे। तो उन सब को इस जो वास्को डिगामा और उसकी आर्मी थी सबको मार दिया, सबका मैसेकर कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि मुझे आते ही बदला लेना है। तो वास्को डिगामा ने है दो दो दिन तक कालीकट पे पूरी बॉम्बार्डिंग करते रहा, वो बंदूक तोप वगैरह चलाता रहा, क्योंकि जहाज से तोप चलाए जाते थे, जहाज तो पानी में है और वो तोप चला रहा है, तो पूरे कोस्टल टाउन को बर्बाद कर दिया इसने। और ये जो तोप वगैरह चलाए पूरे 2 दिन तक जो बॉम्बार्डिंग होती रही, इसमें सैकड़ों इंडियन सेलर्स मारे गए। तो वास्को डिगामा जो है उसने कालीकट को तो बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया, बर्बाद करने की कोशिश की। तो अब तो कालीकट में वो जा नहीं सकता है, कालीकट में जाएगा तो इसकी जान को खतरा है। अब लोग इससे नफरत करते हैं वास्को डिगामा से, कालीकट के लोग। तो अब ये क्या करता है, ये अपनी अटेंशन कन्नूर में शिफ्ट करता है। तो कन्नूर की क्या कहानी है, पेड्रो ने कन्नूर के राजा से दोस्ती कर ली थी ना, पीस ट्रीटी साइन कर लिया था ना। तो अब ये कन्नूर में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देता है 1502 में। कालीकट की फैक्ट्री की तो कहानी चैप्टर वहां की क्लोज हो गई ना। तो अब ये कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाता है। तो कन्नूर में पहले से ही एक ट्रेड पोस्ट बना हुआ था, उसी ट्रेड पोस्ट को ये फैक्ट्री में बदल देता है। तो ये सारी फैक्ट्री वगैरह लगाने के बाद वास्को डिगामा जो है वो पोर्चुगल अपने कंट्री फिर से लौट जाता है, यानी दूसरी बार जो आया था अब ये लौट गया, और लौटने से पहले अपने अंकल को यहीं छोड़ के चला गया वास्को डिगामा कि ये जो फैक्ट्री वगैरह हमने लगा ली है कन्नूर में, गोवा में हमने थोड़ी सी जमीन खरीद ली है, तो इन सब का ध्यान रखने के लिए अपने अंकल को ये छोड़ के चला जाता है। तो धीरे धीरे कुछ ही महीनों के अंदर, धीरे धीरे उतनी भी धीरे नहीं, कुछ ही महीनों के अंदर कालीकट, कोचीन, कन्नूर, ये जो 3 लोकेशंस हैं, यहाँ पे पोर्चुगीज का दबदबा हो जाता है। ये तीनों, कालीकट में तो फैक्ट्री इन लोगों ने सबसे पहली फैक्ट्री यहीं बनाई थी, फिर जामोरिन को समझा बुझा के इन लोगों ने फिर से दोस्ती कर ली। कोचीन और कन्नूर ये 3 लोकेशंस इनके कब्जे में, और गोवा में थोड़ी बहुत जमीन इन लोगों ने खरीद रखी है। ठीक, अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम है अल्फांसो अल्बुकर्की। तो बेसिकली अल्फांसो अल्बुकर्की की कहानी ये थी कि जो पोर्चुगल का राजा था, इसकी फैमिली और पोर्चुगल के राजा की फैमिली आपस में रिलेटिव थी। तो इसको बहुत इज्जत मिलती थी पोर्चुगल के राजा के जरिए। तो और पोर्चुगल का राजा इस पे बहुत भरोसा भी करता था, और ये केपेबल नेवल कमांडर भी था, यानी समुद्र में लड़ना जानता था ये। तो 1503 में जो वहां का राजा था किंग मैनुअल, इसी ने वास्को डिगामा को भी भेजा था इंडिया। अब ये अल्फांसो अल्बुकर्की से कहता है कि आप इंडिया चले जाओ, क्योंकि आपका इंडिया जाना जरूरी है, क्योंकि हमको कुछ लड़ाई वगैरह लड़ने की जरूरत होगी नियर फ्यूचर में, क्योंकि कालीकट के राजा से तो हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही चुकी है। तो ये इसको ये कह के इंडिया भेजता है, क्योंकि हमारी कालीकट के राजा से लड़ाई हो गई है, तो आप कुछ और राजाओं से दोस्ती करो, इंडिया जाओ और देखो कि क्या हमको कहीं और से सपोर्ट मिल सकता है, कोई वहां का और लोकल किंगडम जो हमसे दोस्ती करना चाहे। तो वो अल्फांसो आता है इंडिया, और वो एक नेवल कमांडर ही था, तो इसको तो ये बात पता थी कि अगर जरूरत पड़ी लड़ाई लड़ने की तो मैं लड़ूंगा लड़ाई, मुझे राजा ने यही कह के भेजा है। तो अल्फांसो इंडिया आके कई छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ता है। जामोरिन से, जो कालीकट का राजा था, उससे तो इन लोगों की दुश्मनी हो ही गई थी ना, तो जामोरिन से ये छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ता है। और जो कोचीन का राजा था, तो कोचीन के राजा को मदद करता है उसकी गद्दी सिक्योर करने के लिए। एक्चुअली कोचीन के राजा और जामोरिन के बीच आपस में लड़ाई चलती थी, तो जामोरिन कोचीन को कैप्चर करना चाहता था। तो अब क्या किया, बीच में आ गया अल्बुकर्की। तो अल्बुकर्की ने जामोरिन को नीचा दिखाने के लिए, एक तरफ जामोरिन है और एक तरफ कोचीन का राजा है, तो इसको नीचा दिखाने के लिए इसने कोचीन के राजा की हेल्प की, इसको मदद किया कि आप अपनी गद्दी पे बैठे रहो, गद्दी बनाए रखो। तो कोचीन के राजा ने क्या किया, एहसान का बदला चुकाने के लिए इसने पोर्चुगीज को पहली फोर्ट बनाने की इजाजत दे दी। फोर्ट बनाने का फंडा होता है, फोर्ट बनाते ही वो मिलिट्री पर्पज से, बिजनेस करना है तो फैक्ट्री बनाओ ना, फोर्ट बना रहे हो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आपका मतलब आप लड़ने की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो पहली फोर्ट बनाने की परमिशन इनको कोचीन में ही मिली, तो उस फोर्ट का नाम रखा गया मैनुअल फोर्ट, क्योंकि पोर्चुगल का राजा उस वक्त था किंग मैनुअल,
तो इसको दोस्ती का प्रतीक दिखाने के लिए कि कोचीन के राजा की दोस्ती है पोर्चुगल के राजा से, तो उस फोर्ट का नाम दे दिया गया मैनुअल फोर्ट। ठीक, तो अभी तक की कहानी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे करके पोर्चुगीज जो है वो अपनी जड़ें जमा रहे हैं। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे, अभी तक जो है पोर्चुगीज कोशिश ही कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने अपना कोई किंगडम बनाया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि पोर्चुगीज ने आगे चल के अपने आप को बहुत अच्छे से इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया। तो इनकी बची हुई कहानी जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।